हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीटेट के इस बेहतरीन ईवीएस के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आने वाले सीटेट जुलाई में, अभी आपने जो जनवरी में पेपर दिया, अब आपका जो सीटेट जुलाई में होगा एग्ज़ाम, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न है। यहाँ पर 15 प्रश्न होंगे, एक से एक बढ़ के ज़बरदस्त प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? बहुत ही जितने भी यहाँ पर 15 प्रश्न मिलेंगे, 15 प्रश्न आपके 15 नंबर का स्कोर रहेगा, जो कि ये नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहरने के लिए, सामान और जियो को रखने के लिए, इन सभी के लिए। तो एक चीज़ तो आपको पता लगे कि जो लद्दाख के लोग होते हैं, लेह लद्दाख का जो मकान होता है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, यानी कि 2 मंजिलों का घर होता है। तो यहाँ पर जो निचली मंजिल का उपयोग होता है वो किस लिए होता है? तो सामान यानी कि भंडारण के लिए और जियो को रखने के लिए वो निचली मंजिल का उपयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपने ईवीएस की कक्षाओं में देखा है प्राथमिक स्तर पर कि उसमें लास्ट में होता है आओ करके सीखे। ठीक है, तो उसका जो अभ्यास करो आओ करके सीखे। छोटे बच्चों में प्राथमिक स्तर पर ऐसे ही लिखा जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ऐसा क्यों दिया जाता है भाई? कुछ तो उसका उद्देश्य होता है जिसके जरिए वो दिया जाता है। तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने। भाई व्यस्त रखना तो गलत है कि आप ऐसे कर दीजिए तो जिससे बच्चा व्यस्त रहेगा, ये निगेटिव है। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा गया है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। बच्चों को याद करना मतलब निगेटिव। और गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बिल्कुल गलत। तो ये आपका जो आंसर जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 की बात की जा रही है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या फिर अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने में संबंधित यानी कि सहायता प्रदान करना, या फिर स्वतंत्र रूप से सिद्ध क्रियाकलापों को करने में कौशल अर्जित करना। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आपको जब भी ईवीएस में मिल जाए कि ईवीएस शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, क्रियाकलाप करना बाहरी जीवन से, तो ये आपका एकदम पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईवीएस पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य ही होता है कि कक्षा की जो पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट है आपका, उससे आप बाहरी जीवन से चीज़ों को संबंधित करके पढ़ाइए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? बच्चों को किस प्रकार का सिखाया जाए, किस तरह सिखाया जाए कि जो बच्चों के लिए उपयुक्त हो? स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर ब्यूरो द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रटकर सीखना। तो जो परिभाषा होती है वो हमेशा आपके रटने पर बल देती है। परिभाषाएं हमेशा रटी जाती है तो रटने पर बल देती हैं, और रटकर सीखना तो गलत ही हो जाएगा। तो इसलिए आपका स्वयं करके सीखना, जो ब्यूरो द्वारा सीखना होता है, ये भी आपका उदाहरण द्वारा सीखना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल ए और बी। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब इफेक्टिव लर्निंग तभी संभव होगी जब क्या करना होगा? शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करेगा। कि अगर हम बच्चों को 6 महीने पढ़ा रहे हैं तो 6 महीने में हम बच्चों का जो भी सब्जेक्ट है, जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, ईवीएस सब्जेक्ट है, हम सिर्फ उसको पूरा करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या अध्यापक इसके लिए कार्य करे, या फिर शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे कि जो विद्यालय के जो भी आदेश हैं उसका पालन करे, या फिर शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना संपादित करे। कि शिक्षक के जो सहपाठी हैं, शिक्षक के जो सहयोगी हैं, वो बता दिए कि बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है, तो उनके
इशारे पे शिक्षक काम करे या फिर शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और सम प्रत्ययों को समझने में सहायता मिले, इसके लिए कार्य करे। कि शिक्षक ऐसा कोई कार्य करे, ऐसा कोई क्रिया आयोजित करे जिससे बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और प्रत्ययों को समझने में सहायता मिले। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? अगर शिक्षक सिर्फ पाठ योजना ही तैयार करे, इसके लिए कार्य करे, ये सही होगा। या फिर आदेश का पालन करे स्कूल के, या फिर सहयोगियों के कहने पर वो चले, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी बात की जाए, बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए कि बच्चों को ज्ञान का निर्माण किया जाए, कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करें, सिर्फ आप उनको रास्ता दिखाइए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको 130+ नंबर तो दिलाएगा ही। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग यहाँ से कुछ लाभ ले सकें। तो प्रश्न नंबर 6 कि कक्षा 5 की EVS पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या होता है? यानी कि कक्षा 5 की EVS की जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें पाठों में, कुछ पाठों में सर्वे और लिखो यहाँ पर दिया गया है कि सर्वे करो और लिखो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 5 की EVS में कुछ पाठों में दिया गया है कि सर्वे करो और लिखो, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों दिया गया है? तो विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों को प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाए, विद्यार्थियों के समान जागरूकता को बेहतर बनाए। बताइए भाई कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? कुछ लोग यहाँ पर टिक करेंगे बी ऑप्शन के विद्यार्थियों को अनुभव देना, ठीक है। और कुछ का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी कि विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना, जबकि ए आंसर गलत होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सर्वे का मतलब सर्वे करो और लिखो, आपने जो सर्वे किया उसको आप लिखो, तो यहाँ पर जागरूकता का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और विद्यार्थियों को अनुभव देना, ये तो ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पॉजिटिव है वो है ए ऑप्शन कि विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। अगर कक्षा 5 का विद्यार्थी है, अगर वो सर्वे करेगा, सर्वे के लिए निकलेगा, तो कहीं भी जाएगा तो आस पड़ोस में अपने घर वालों से पूछेगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो चीज़ें पूछेगा अपने टाइम पे, मतलब पहले के टाइम पे कुछ चीज़ें अगर वो पूछेगा, सीखेगा, तो उसको जो है खोजने एवं सीखने के अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि फलों एवं सब्जियों में विटामिन को बचाने एवं उसका सही उपयोग करने के लिए क्या करें? उन्हें भाई धोना नहीं चाहिए, पोंछकर प्रयुक्त करना चाहिए, फिर धोकर फिर काटना चाहिए। सिंपल सी बात है, धोकर फिर काटना चाहिए, ठीक है। फलों एवं सब्जियों को धोकर फिर काटना चाहिए, तो उससे विटामिन उसमें बची रहती है। प्रश्न नंबर 8 है कि मीरा और दिव्या दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है। दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाला आहार लेती है। तो मीरा और दिव्या को क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, ठीक है। एक मीरा और दूसरा दिव्या। दूसरी क्या है? दिव्या। एक को समोसा, ठीक है, कटलेट, ये चीज़ें पसंद हैं। दूसरी ओर आयरन की कमी वाला आहार लेती है कौन? दिव्या, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता। ऐसी सभी चीज़ें वो खाती है जिसमें खून की कमी होती है। तो यहाँ पर बताइए किस विकार से दोनों पीड़ित हैं? तो जब फास्ट फूड खाएंगी तो उसमें सिंपल सी बात है कि मीरा जो होगी वो मोटापा, उसमें मोटापा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्कर्वी है इसलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर स्कर्वी है इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर रतौंधी ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन की मोटापा, यानी कि मीरा मोटापा से पीड़ित होगी, और दूसरी ओर जब आयरन की कमी वाला आहार लेती है तो दिव्या एनीमिया से पीड़ित होगी। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के उपलों का उपयोग करके चूल्हों पर खाना बनाती है।
वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण क्या हो सकता है? ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। बुढ़ापा और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण हो सकता है। ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकता है। फिर ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकता है। तो कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कि मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ईंधन जब जलता है तो उसका जो उत्पन्न जो कालिख निकलता है ना, वो अगर श्वसन में जमा हो जाता है तो उससे खांसी आती है। तो यही भाई दुर्गा इस चीज़ से पीड़ित है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है, तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाएगा भाई? कटाई करेगा, हाथ से चुनेगा, थ्रेशिंग या फिर विनोइंग नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, थ्रेशिंग द्वारा वो अनाज को अलग करेगा। किससे अलग करेगा? भूसी से अलग करेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो नींबू का घनत्व खारे पानी में बढ़ जाता है। कुछ बी ऑप्शन है, नींबू का घनत्व खारे पानी में कम हो जाता है, खारा पानी सामान्य पानी से अधिक होता है, या फिर डी ऑप्शन है, सामान्य पानी अधिक होता है खारे पानी से। तो देखिए, नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है, नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्योंकि खारे पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य पानी से अधिक होता है, इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सी ऑप्शन को आप लॉक करिए कि खारा पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य पानी से अधिक होता है, इसलिए जो है खारे पानी में नींबू तैरता रहता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 12 है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? सुषमा चाहती है कि अपने छात्रों को पेड़ों के रख रखाव के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो उसके लिए भाई सबसे बेस्ट क्या होगा कि सभी छात्रों को एक एक पौधे दे दीजिए और कह दीजिए कि वो उसके रख रखाव खुद ही करें। जब कोई चीज़ वो खुद करते हैं तो वो सबसे बेहतर ध्यान उसका रखेंगे। तो इसलिए कक्षा में बहस आयोजित करना, क्या बहस करने से इसका इस चीज़ का समस्या का समाधान होगा? समूह चर्चा, पोस्टर बने, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को पौधे को अपनाने के लिए कह दो और उसको पोषित करने के लिए मदद करने के लिए, तब वो उसके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि बगुला पक्षी अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बगुला क्या करता है भाई? आप सभी ने भी देखा होगा, बगुला भैंस की पीठ पर हमेशा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों? भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, घास में मौजूद कीड़ों को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या फिर थोड़ी देर उड़ने के बाद आराम करता है। भाई ऐसा है क्या? बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? ए ऑप्शन हो सकता है कि भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता। परजीवियों का मतलब क्या होता है? परजीवियों का मतलब क्या होता है? जिससे भैंस को भी कुछ फ़ायदा हो जाए और बगुलों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। भैंस को क्या फ़ायदा होगी कि भैंस के जो कीड़े होते हैं उसको बगुला खाता है, और बगुला का क्या फ़ायदा होगा कि कीड़े खाकर, भैंस के कीड़े खाकर उसका पेट भरता है। तो दोनों को फ़ायदा हुआ ना भाई। तो भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है। यदि दादी दादा एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सिंपल सी बात है, अगर दादा दादी, मम्मी पापा, रिश्तेदार सभी अगर तो ज्वाइंट फैमिली हो गई ना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी सिखाए कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार में रहकर, अगर मम्मी पापा और 2 बच्चे हो तो एकल परिवार है, अगर दादा दादी सभी सम्मिलित हो तो ज्वाइंट फैमिली हो गई है ना, संयुक्त परिवार हो गया। तो परिवार की परिभाषा गलत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो परिवार की परिभाषा गलत है क्या? रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या फिर शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो परिवार की अवधारणा है उसको इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 15 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाएं जिससे भारी मात्रा में हमारे प्रति बच्चे जुड़े। तो पाठ्य पुस्तक का गठन, हम पाठ्य पुस्तक पढ़ाते जाएं तो क्या इससे बच्चे जुड़ेंगे, या फिर शिक्षक द्वारा व्याख्या पे व्याख्या देते जाओ, इससे बच्चे जुड़ेंगे, या फिर कक्षा के निर्देशों का पालन करने के लिए, या फिर किस्से कहानियाँ। अगर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो प्राथमिक स्तर में बच्चे छोटे होते हैं और उनको किस्से कहानियाँ बहुत पसंद है। अगर आप किस्से कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हो बच्चों को तो अधिक से अधिक मात्रा में बच्चों की रुचि होगी और वो आपके प्रति जुड़ेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति होती है किस्से कहानियाँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के दोस्तों 15 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।